सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे तिब्बत की निर्वासित सरकार पर। देखेंगे तिब्बत की निर्वासित सरकार क्या है, इस समय क्यों चर्चा में बनी हुई है, कैसे इसकी अमेरिका के साथ नज़दीकी बढ़ रही है और अमेरिका के साथ बढ़ती हुई नज़दीकी कैसे चीन को अशांत कर सकती है। लेकिन अमेरिका के लिए यह तिब्बत की निर्वासित सरकार चीन को कंट्रोल करने का एक हथियार भी बन सकता है, इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ भारत की भूमिका अभी तक क्या रही है, क्या हो सकती है, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। इससे पहले एक छोटी सी सूचना, यदि आप तिब्बत के बैकग्राउंड को नहीं जानते हैं, आपको नहीं पता है कि तिब्बत पर चीन ने कैसे कब्जा किया, कैसे उसने कत्लेआम मचाया, जिसके वजह से तिब्बत के बहुत बड़ी आबादी को भागकर भारत और दूसरे देशों में जाना पड़ा, तो प्लीज आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, तब आप समझ पाएंगे कि आखिर ये वीडियो कितना महत्वपूर्ण है। आइए हम बात करते हैं तिब्बत की निर्वासित सरकार के अपने इस टॉपिक पर। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक इमेज है जो कि आप देख पा रहे हैं, इसको देखिए। यह इस इमेज को ध्यान से देखिए, आपको जाना पहचाना चेहरा लग रहा होगा। एक ऐसी शांत मूर्ति है जहां पर पूरी दुनिया नतमस्तक होती है। शांति के प्रतीक हैं गौतम बुद्ध जी, और ये जो गौतम बुद्ध जी हैं, इन्हीं की परंपरा को इस समय तिब्बत की सरकार आगे लेकर बढ़ने का प्रयास कर रही है, और तिब्बत की सरकार है निर्वासित सरकार। अब आइए थोड़ा सा मैं मैप दिखाता हूं। एक देखिए, आपको एक धर्मशाला एक पॉइंट लिखा दिखाई दे रहा है। ये जो धर्मशाला है, यहीं से जुड़ा हुआ है एक पूरा घटनाक्रम। और उसके बाद आप ये देखिए, ये धर्मशाला के पास का एक स्थान है जिसका नाम है मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज की अगर गलियों में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको यह जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, उनसे बड़ी आबादी आपको तिब्बत के लोगों की देखने को मिलेगी, और सभी लोग प्यार मोहब्बत से काफ़ी रहते हैं। और उसके बाद यह इमेज देखिए, इसमें से एक चेहरा आप जानते हैं, वह है दलाई लामा का। दूसरा चेहरा कौन सा है, मैं आगे आपको बताता हूँ। आइए, तिब्बत को दुनिया का छत कहा जाता है, लेकिन तिब्बत के ही लोग अब अपने सुरक्षित छत के लिए तरस गए हैं। ऐसा क्या हुआ है, 31 मार्च 1959 को दलाई लामा लगभग 80,000 तिब्बती लोगों के साथ अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ पहुंचे। क्यों पहुंचे? क्योंकि इनको जान से मारने का प्रयास किया जा रहा था चीन की आर्मी के द्वारा। आपको पता है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कैसे वहां पे कत्लेआम चीन ने मचा रखा था। खैर, जब यह तवांग पहुंच गए तो उसके बाद भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। भारत ने दलाई लामा के साथ साथ जो सभी लोग आए थे उनका स्वागत किया और उन्हें शरण दी। इन लोगों को कानूनी तौर पर रिफ्यूजी का दर्जा दिया गया तथा इनको अपना विशिष्ट अतिथि माना गया। विशिष्ट अतिथि का मतलब जिनका सेवा सत्कार हमें कुछ चीज़ों से ऊपर उठकर करना है। तिब्बत के लोगों को भारत में अपना पूरा प्यार और समर्थन देने का आश्वासन भारत की तरफ से दिया गया, और तिब्बत के लोगों के सामने सिर्फ एक शर्त रखी गई कि भारत की धरती से चीन के खिलाफ कोई शत्रुतापूर्ण गतिविधि संचालित हुआ ना करें। कारण यह था कि भारत ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जैसा कि मैं पुराने वीडियो में पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो इसके कारण भारत ने कहा कि आप हमारे यहाँ पर रहिए, हमारे संसाधनों का उपभोग करिए, लेकिन आप यह मत कीजिएगा जिससे भारत और चीन के बीच में कोई तनाव उत्पन्न हो जाए। भारत तिब्बत की सांस्कृतिक घनिष्ठता ने बाहर से आए इन लोगों को अपने में मिला लिया, और आज भारतीय बौद्ध और तिब्बती बौद्ध में अंतर करना कठिन है। अर्थात यह लोग हमारे समाज में ऐसे घुल मिल गए हैं, यह हमारे अपने हो गए हैं। पहले ये लोग उत्तराखंड के मसूरी में रहे, फिर धर्मशाला से
इकट्ठे मैक्लोडगंज में रहने लगे। यहाँ तिब्बतियों की संख्या ज़्यादा होने के कारण इसे छोटा लहासा कहा जाता है। और लहासा क्या है? यह तिब्बत की राजधानी है, आपको पता है। अब एक इसी स्थान पर इतनी बड़ी आबादी, लगभग 80,000 लोग साथ में आए थे, अगर रहते तो इन वहाँ पर क्या होता? सामाजिक समस्या उत्पन्न होती। अर्थात यदि किसी गांव या किसी क्षेत्र में 80,000 लोगों को एक ही स्थान पर रख देंगे तो क्या होगा? वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनसे तनाव उत्पन्न हो सकता था। इसलिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे कहा कि आप जमीन दीजिए, इनको अपने यहाँ रहने की सुविधाएं दीजिए। लगभग सभी राज्यों ने जिनको पत्र लिखा गया था सकारात्मक रुख दिखाया और उन्होंने इनको अपना लिया। हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में तिब्बती लोगों के लिए निवास स्थान बनाए गए, उनको रहने की सुविधाएं दी गई। लेकिन अभी जो हमारा चर्चा का केंद्र होगा वह होगा धर्मशाला, जो कि कहाँ पे आता है? हिमाचल प्रदेश, और वहीं पे सटा हुआ एक क्षेत्र है मैक्लोडगंज, उस पर हम बात करेंगे क्योंकि यही पूरा वह क्षेत्र है जहां से तिब्बती लोगों को संदेश भेजे जाते हैं, उनकी गतिविधियों को संचालित किया जाता है। अब जो तिब्बती लोग हैं इनके विकास और जीवन यापन के लिए भारत सरकार ने सभी विकल्प खुले रखे और इनसे कहा कि आप कृषि कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कोई सर्विस देना चाहें तो आप सर्विस दे सकते हैं। अर्थात भारत ने जो अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट है उसको पूरी तरह से अप्लाई किया। कभी इन्हें एहसास नहीं होने दिया कि आप हमारे लिए रिफ्यूजी हैं। कारण यह था कि भारत हमेशा ये चाहता था कि वह जो मानवता का कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करे। और इसी के कारण जो है कि आपको पता है कि जो 1962 का युद्ध होता है उसमें जो तिब्बती लोग हमारे यहाँ रह रहे थे उनकी भी भूमिका है, लेकिन भारत ने कभी इसकी परवाह नहीं की। बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोले गए जिसमें तिब्बती शिक्षा के अलावा भारतीय सिलेबस में भी पढ़ाई होती है। इनके अलावा जो सभी अस्पताल भारत के हैं वो सब तो खुले ही हैं, लेकिन इनको यह आज़ादी है कि आप अपनी जो तिब्बती चिकित्सा पद्धति है उसको भी आप अपना सकते हैं और यह इसका प्रयोग भी इस समय करते हैं। दलाई लामा ने मैक्लोडगंज में सेंट्रल तिब्बतन सेक्रेटेरिएट गांचेन क्योसुम की स्थापना की। आसान शब्दों में कहें तो इस केंद्रीय तिब्बत प्रशासन की नाम का एक संगठन बनाया और यह दरअसल केंद्रीय तिब्बती जो प्रशासन है यह एक प्रकार की सरकार है। और सरकार कौन सी है? जो तिब्बत के लोगों के हितों का ख्याल रखती है। केंद्रीय तिब्बत प्रशासन सेना और पुलिस को छोड़कर एक सरकार के रूप में कार्य करती है। चूंकि यह लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं इसीलिए इसको केंद्रीय तिब्बती निर्वासित सरकार के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन जो पॉपुलर नाम है इसका केंद्रीय तिब्बती प्रशासन इसका नाम है। इनके पास सरकार के सभी विभाग हैं और मंत्रालय हैं जो तिब्बती लोगों के हितों का ख्याल रखते हैं। दलाई लामा इनके पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। जब वह स्टार्टिंग में जब यह सरकार बनाई गई, कौन सी? केंद्रीय तिब्बती सरकार, जिसको हम निर्वासित सरकार कह रहे हैं, जो कि धर्मशाला से लगे हुए मैक्लोडगंज से चलाई जाती है। जब ये बनाई गई तो दलाई लामा के ही हाथ में सब कुछ था, लेकिन जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती गई उस और साथ ही साथ जिम्मेदारियां बढ़ती गई तो एक संगठन की आवश्यकता महसूस हुई और संगठन देने के लिए इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बना रखा एक सरकार का। इसमें प्रधानमंत्री का पद है, गृह मंत्री का पद है, विदेश मंत्री का पद है, अर्थात जितने भी आप विभाग जानते हैं सभी पद। इनको सेना को छोड़कर, पुलिस को छोड़कर ये पूरा सरकार की तरह से अपने सिस्टम को चलाते हैं। और भारत सरकार ने न सिर्फ इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है बल्कि वो सभी सुविधाएं दी हैं जो एक सरकार के पास होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के पद को तिब्बती भाषा में सिक्योंग कहा जाता है। वर्तमान में इस पद पर लोबसांग संगे हैं जो दार्जिलिंग भारत के हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था दलाई लामा के साथ एक और व्यक्ति थे, वही हैं लोबसांग संगे। ये काफ़ी पढ़े लिखे, हाईली स्किल्ड हैं और इस समय यह प्रधानमंत्री के पद पर हैं। इसका मतलब है जो केंद्रीय तिब्बती सरकार है जो कि निर्वासित सरकार के रूप में कार्य कर रही है उसके यह प्रधानमंत्री हैं। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का जो कि न सिर्फ भारत में, जो कि मैंने आप बताया मैक्लोडगंज में, बल्कि भारत के अलावा 11 महत्वपूर्ण देशों में कार्यालय हैं। अर्थात अगर पश्चिमी देशों में आप देखेंगे तो आपको अमेरिका से ब्रिटेन, जर्मनी, कई देशों में इनके केंद्रीय कार्यालय मिल जाएं जहां से ये तिब्बती हितों का संरक्षण करते हैं।
तिब्बती सरकार एक सदनी लोकतांत्रिक सरकार है जिसमें 44 सदस्य हैं और प्रत्येक का जो अर्थात प्रत्येक 5 वर्ष पर इनका चुनाव होता है। यह संसद हर रूप में तिब्बत वापस लौटने का प्रयास करती है, अर्थात इनका उद्देश्य यह होता है कि हम किसी भी तरह से अपने देश अर्थात तिब्बत लौट जाएं और वहां पर जो चीन का हस्तक्षेप है वह इतना ना रहे कि हम वहां पर रह ही ना पाएं। हालांकि जो तिब्बत के जो वहां पे युवा वर्ग हैं जो कि अभी भारत और अन्य दूसरे जगहों पर रहते हैं, उनका यही होता है कि वो पूरी तरह से तिब्बत को आज़ाद करा ले। लेकिन इस समय चूंकि चीन का जिस तरह का कद है, जिस तरह का तिब्बत में प्रभाव है, यह मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन फिर भी यह जो तिब्बत की केंद्रीय सरकार है इसकी मंशा होती है किसी तरह से चीन को कन्विंस करके हमें वापस जाना है। भारत ने इन्हें खास तरह का एक पहचान पत्र दे रखा है जो पासपोर्ट तो नहीं है, लेकिन यह उनको एक वैलिड आधार देता है जिसके माध्यम से वो कहीं भी विश्व में आ जा सकते हैं। केंद्रीय तिब्बत प्रशासन का मानना है कि ऐतिहासिक रूप से तो उनके साथ गलत हुआ ही, लेकिन वर्तमान समय में भी क्या है उनके साथ सही नहीं हो रहा। उनका कहना है चीन जो है कि तिब्बत के साथ नस्लीय भेदभाव कर रहा है। वो उदाहरण देते हैं कि मकाऊ और हांगकांग को चीन ने जो है कि स्वायत्तता दे रखी है। कारण यह है कि जो मकाऊ और हांगकांग में रहने वाले लोग हैं वो चीनी मूल के हैं। चूंकि हम उनसे अलग हैं, चीनी मूल के नहीं हैं, इसके कारण हमको स्वायत्तता भी नहीं दी जा रही। वो कहते हैं कि जो पिछले हमारे इतिहास में अगर हम उठाकर देखें तो जो लाखों लोगों का कत्लेआम किया था हम उसको भूलने के लिए तैयार हैं। हम ये भी चाहते हैं कि चीन का उस पर अधिकार बना रहे, लेकिन हमें इतनी स्वतंत्रता हो, इतनी स्वायत्तता हो कि हम अपना जो है कि सामाजिक अपना धार्मिक महत्व और पहचान बनाए रख सकें और हम वहाँ पर सर्वाइव कर सकें। लेकिन चीन जैसा कि आपको पता है एक विस्तारवादी शक्ति है, एक विस्तारवादी साम्राज्य है। इसी के कारण जब 1 अक्टूबर 1949 को जो नवगठित चीन है, जिसको वर्तमान चीन है, जब गठित हुआ तो इसने पहला कदम उठाया था और वह था तिब्बत पर कब्जा करना। यही कारण है कि वर्तमान में जब गलवान घाटी में चीन अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहा था तो भारत सचेत था। उसने कई ऐसे अनुभव देख रखे हैं कि चीन की मंशा एक्चुअल में है क्या। खैर 1959, 1961 और 1965 में तिब्बत का जो मुद्दा है संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उठाया गया, लेकिन वहाँ पर भी कोई बात नहीं बनी। कारण ये है कि जो चीन है उसकी भूमिका आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र में क्या है, वह वीटो पावर का यूज करता है। 1963 में दलाई लामा ने प्रजातंत्री संविधान का प्रारूप रखा और 1987 में दलाई लामा ने 5 सूत्री शांति योजना यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस के सामने पेश किया। कुल मिलाकर दलाई लामा जो शांति के प्रतीक हैं, आप इनको सुनेंगे, आप इनको देखेंगे तो एक अजीब सी शांति महसूस होती है। यह हमेशा ये चाहते हैं कि अहिंसा के बल पर अपनी मांगों को चीन के सामने रखा जाए और चीन किसी भी तरह से इस चीज़ के लिए तैयार हो जाए। इसी क्रम में इन्होंने 1963 में प्रजातांत्रिक संविधान का प्रारूप रखा, ऐसा संविधान जिसमें थोड़ा सा डेमोक्रेटिक आइडियाज हों और जिसके आधार पर चीन तैयार हो सकता हो। चीन तैयार नहीं हुआ। 1987 में इन्होंने यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस के सामने भी कुछ मांगे की। क्या कि पूरे तिब्बत को एक शांति क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया जाए, अर्थात जो वह युद्ध का क्षेत्र ना बना रहे। चीन की जनसंख्या स्थानांतरण की नीति को पूरी तरह से छोड़ा जाए। जैसा कि आपको पता है कि तिब्बत में इस समय चीन के जो मूल लोग हैं, जो हान समुदाय के लोग हैं, उनको लाकर बसाया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में जो तिब्बत के मूल लोग हैं इनकी धार्मिक सामाजिक पहचान ही खत्म हो जाए। इसको रोकने की बात करते हैं दलाई लामा। तिब्बतियों के आधारभूत मानवीय अधिकार जो हैं उनको दिया जाए, पर्यावरण की पुनर्स्थापना की जाए। पर्यावरण की पुनर्स्थापना इसलिए क्योंकि इस समय जो जितने न्यूक्लियर वेस्टेज होते हैं, न्यूक्लियर पदार्थों के जो खराब अपशिष्ट होते हैं, चाहे वो चीन के हों या विश्व के, और चीन जो है कि लाकर वहीं पर डंप करता है। वहाँ की पानी जो है कि वहाँ की नदियाँ प्रदूषित हो चुकी हैं, वहाँ पर जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके वजह से पूरा पर्यावरण क्षरण हो चुका है। पेड़ों की कटाई तो एक छोटी सी मुद्दा है वहाँ के लिए, कुल मिलाकर वहाँ का पर्यावरण बिल्कुल नुकसान हो चुका है। तो इसमें इन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि तिब्बतियों को मानवीय अधिकार दिए जाएं और साथ ही साथ
ये भी कहने का प्रयास करते हैं कि हमको कुछ इतनी सहूलियत दे दो जिससे हम वहाँ पर अपना सर्वाइव कर सकें। साथ ही कहते हैं तिब्बत के भविष्य की स्थिति चीनियों के साथ कैसी होगी, इस पर भी गंभीर बातचीत की ज़रूरत है, यह बात कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा कहीं भी इन्होंने ये नहीं कहा कि हमें पूर्ण स्वतंत्र कर दो। जब कोई ऐसी मांग करता तो लग सकता है कि यह व्यवहारिक नहीं है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। दलाई लामा शांति और अहिंसा पर भरोसा रखते हैं, इसी के कारण 1989 में नोबेल पुरस्कार शांति का मिल चुका है। भारत ने तिब्बत के मुद्दे को बहुत ही गंभीर और परिपक्वता से डील किया है, कभी भी इस मुद्दे का रणनीतिक उपयोग नहीं किया, अर्थात चीन को सबक सिखाने के लिए तिब्बत की निर्वासित सरकार का आज तक भारत ने प्रयोग नहीं किया। यही कारण है कि कहा जाता है कि भारत ने थोड़ा सा चूक कर दी। अगर भारत चाहता तो निर्वासित सरकार को तिब्बत के खिलाफ यूज कर सकता था, लेकिन होता क्या है कि भारत जो है कि डेमोक्रेटिक आइडियाज का वह पिलर टच करता है, उस सर्वोच्च शिखर पर है जहां पर अन्य देश अभी पहुंचेंगे। इसीलिए भारत ने कभी भी तिब्बती सरकार का इस तरह से फेवर नहीं किया, इस तरह से इसका यूज ना किया जिससे चीन के खिलाफ हमारे जो संबंध है वो तनावपूर्ण हो जाए। कुल मिलाकर अमेरिका जो है कि इस समय कूद आया है। अमेरिका समय समय पर तिब्बत के मुद्दों को न सिर्फ सुनता रहा है, दलाई लामा को न सिर्फ अपने यहाँ बुलाता है, बल्कि समाधान की अपील भी चीन से करता है कि आप इसके मुद्दे को सुनिए। इस समय अमेरिका और चीन के तनाव अपने सर्वोच्च बिंदु पे हैं और इसी बीच अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह तिब्बत की निर्वासित सरकार की कुछ फंडिंग करेगा। कुछ फंडिंग करेगा का मतलब यह है कि वो बहुत ऐसा नहीं कह रहा है कि पूरी फंडिंग हम करेंगे, लेकिन फंडिंग करने का मतलब है बात पैसे का नहीं है बल्कि समर्थन का है। इस तरह से क्या कर दिया अमेरिका ने कि जो निर्वासित सरकार है उसको ज़्यादा मान्यता प्राप्त कर दी। इस तरह अमेरिका तिब्बत को चीन के खिलाफ क्या करना चाहता है, एक रणनीतिक पॉइंट के रूप में यूज कर रहा है और उसने मन बना लिया है कि आने वाले समय में यदि जो है कि चीन दक्षिणी चीन सागर, भारत के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ या फिलीपींस के साथ कोई तनाव क्रिएट करता है तो तिब्बत का मुद्दा वह बहुत ही मजबूती के साथ उठाएगा। अमेरिका ने हाल ही में लगभग $1 मिलियन का सहायता केंद्रीय तिब्बतीय प्रशासन, जिसको हम सीटीए के नाम से भी जानते हैं, जिसका केंद्रीय तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप इसको शॉर्ट में करेंगे तो होता है, इसको सहायता दी है। फंड का जो ट्रांसफर किया गया है वह USAID अर्थात यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा किया गया है। अमेरिका की यह एजेंसी उसी संस्था को फंड देती है जिसके साथ अमेरिका अपने संबंध बहुत मजबूत करना चाहता है। अब देखिए इससे क्या हुआ, जब डायरेक्ट फंडिंग अमेरिका कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसने ये स्वीकार कर लिया है कि तिब्बत का मुद्दा जितना शांत था अब उतना शांत नहीं रहेगा। इससे पहले भी जो है कि ऐसा नहीं था, फंडिंग नहीं होती थी अमेरिका से। अमेरिका के एनजीओ, कई संगठन, कई लोग जो है कि इस संस्था को अर्थात केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को मदद देते थे, लेकिन सरकार नहीं देती थी। और सरकार इसलिए नहीं देखती थी क्योंकि वह चीन के साथ इस मुद्दे पर क्लेश क्रिएट नहीं करना चाहती। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब जो अमेरिका की सरकार है खुलकर समर्थन में आ गई है केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के, और इसी के कारण तिब्बती निर्वासित सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है इससे सहायता का रास्ता खुला है, भविष्य में अमेरिका से हमें बड़ी सहायता मिलेगी। और बात यहाँ पर सिर्फ पैसे की नहीं है, जब अमेरिका पैसा दे रहा है तो नीतियों में भी क्या करेगा, वह सहयोग करेगा। और आने वाले समय में बहुत बड़ी संभावना है कि जैसे ही चीन ज़्यादा कूदेगा अमेरिका तिब्बत का मुद्दा विश्व पटल पर रखेगा। इससे पहले अमेरिका और चीन जो है कि पहले भी इस मुद्दे को लेकर आमने सामने हो चुके हैं। अमेरिका ने क्या कर रखा है, जो चीनी नागरिक जो के कई चीनी नागरिकों के वीज़ा को कैंसिल कर चुका है। ऐसे चीन के नागरिक जो वहाँ पर अमेरिका में जाकर तिब्बती लोगों के विषय में गलत सूचनाएं फैलाते थे, उनके विषय में जो है कि द्वेष फैलाते थे, उनके वीज़ा को कैंसिल कर चुका है। ये ऐसे जो चीन के अधिकारी जो तिब्बत के लोगों के मानवाधिकार के उल्लंघनकर्ता के रूप में जिनकी पहचान है, उनका वीज़ा कैंसिल कर चुका है। अर्थात पहले से ही कहीं ना कहीं अमेरिका के दिमाग में यह बात थी और अब उसने क्या किया है, अपना ये कार्ड यूज कर लिया है।
माइक पोम्पियो ने कहा है कि जो वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उन्होंने कहा है कि चीन को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि तिब्बती लोगों के मानवाधिकार का हनन ना हो, वहाँ के पर्यावरण को दूषित ना किया जाए, न्यूक्लियर डंपिंग ना किया जाए, नदियों को विषैला ना मनाया जाए। तो इससे यह चीज़ समझ में आ गया है कि अमेरिका अब उस हर मुद्दे को उठाएगा तिब्बत के संदर्भ में जो कि चीन करता आया है। अर्थात अब जो बाजी है वह चीन के हाथ से अमेरिका के हाथ में जा रही है। कारण यह है कि चीन हमेशा से तिब्बत को यह कहता आया है कि वो हमारा है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया, कभी भी उसका वह भाग नहीं रहा है। और अब जो है कि अमेरिका यह कह रहा है कि अगर तुमने उस पर कब्जा किया है तो वहाँ के लोगों का जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वह आप दो, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको पोल्यूटेड मत करो, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के संसाधनों पर अधिकार सबसे पहले तिब्बती लोगों का है, ना कि आपका। तो इससे क्या हुआ है, अमेरिका और जो केंद्रीय तिब्बत प्रशासन, इसका तो गठजोड़ सामने आया है, लेकिन भारत ने अभी कोई स्टैंड नहीं लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।